हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम एक वीडियो देखेंगे अभिजीत चावड़ा जी की, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन आंसर किया है कि क्या इंडिया और चाइना कभी एशियन यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि कभी ऐसे इतने अच्छे रिलेशन हो जाएंगे कि दोस्त बन के, और जैसे यूरोपियन यूनियन है उस टाइप का कुछ एशियन यूनियन बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग अक्सर RIC का एग्जांपल देते हैं, रशिया इंडिया चाइना। इंडिया और चाइना को लाइक एंशियंट सिविलाइजेशन होने के नाते एक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज ऑलमोस्ट थ्रू आउट द हिस्ट्री अंटिल द 18th सेंचुरी तक होने के नाते, इन सब चीज़ों के नाते लाइक फ्रेंडशिप के रास्ते पे चलने के लिए कहते हैं। मेरा सिर्फ इसमें इतना सा कहना है छोटा सा कि इसमें दो तीन चीज़ें हैं। एक तो पहली बात, ऐसा तब तक नहीं हो पाएगा जब तक CCP है, या तो फिर एटलीस्ट CCP अपने आप को पूरी तरीके से चेंज नहीं कर लेती, क्योंकि वो एक आउटवर्ड एक्सपेंशनिस्ट, आउटवर्ड ही होता है एक्सपेंशन वैसे, सोच पे चलते हैं। उनकी सोच वैसी है, उनकी आइडियोलॉजी वैसी है, वो अपना सिस्टम इम्पोज करना चाहते हैं। हालांकि ये बात दूसरों के बारे में भी कही जा सकती है, लेकिन वो फिज़िकल एक्सपेंशन में बिलीव करते हैं, वो कर रहे हैं। उनकी एक 5 फिंगर नाम की पॉलिसी इंडिया के बारे में, उनको अरुणाचल, सिक्किम, भूटान, नेपाल, 5 फिंगर का उनका ये है कि हमें इस 5 फिंगर को वापस लेना है। तो इस तरह की जिस कंट्री की पॉलिसी हो उसके साथ आप दोस्त कैसे बनोगे? मैं बहुत क्लियर हूँ, शुरू से ही हमेशा ही मैंने यही कहा है, चाइना के साथ इंडिया की दोस्ती नहीं हो सकती। सिंपली नॉट पॉसिबल, जस्ट बिकॉज ऑफ फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। हाँ, कल को वहाँ कोई लाइक पूरा का पूरा उनका सिस्टम रिवैम्प हो जाए, कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ताइवान वाली गवर्नमेंट वापस आ जाए वहाँ पे, इस तरीके का कुछ हो जाए अगर, जिसे कहते हैं रियल, क्या कहेंगे, रिवॉल्यूशन वर्ड में यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि रिवॉल्यूशन मैं एग्री नहीं करता उस वर्ड के साथ, बट एनीवे एक चेंज आ जाए बहुत बड़ा उनकी पॉलिसी में, तब ऐसा पॉसिबल है। या फिर तिब्बत अलग हो जाए, जो हमसे हमारा उनका बॉर्डर हट जाए, तिब्बत और शिनजियांग अलग हो जाए, तो पॉसिबल है, क्योंकि फिर हमारा उनके साथ बॉर्डर नहीं होगा, तो हमारा कोई वैसा डिस्प्यूट, उसके अलावा हमारा कोई ऐसा खास डिस्प्यूट नहीं है। आइडियोलॉजी के मामले में इवन दो हम उनसे बहुत डिफरेंट हैं कम्युनिस्ट से, लेकिन हम लाइक थोड़ा सा हिपोक्रेसी है इंडिया में एज ए कंट्री, या फिर लाइक हम किसी के पचड़े में नहीं पड़ते, ये वाली सोच है। मुझे वो हिपोक्रेटिकल लगती है, बट एनीवे हम कोई उनकी आइडियोलॉजी को एक्टिवली अगेंस्ट नहीं है, तो इसलिए वो उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ आपको पता है इंडिया के बहुत बड़े एरिया में, ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न एरिया में पूरा रेड बेल्ट है, माओवाद है वहाँ पे, वो चाइना से ही आया, उसका पैसा, उसका वेयर विद ऑल सब चाइना से आता है, आइडियोलॉजी से लेके, पैसे से लेके, एमिनेशन से लेके, हर कुछ। ऐसी कंट्री के साथ आप कभी दोस्त नहीं हो सकते जब तक हर कुछ चेंज ना हो जाए। एनीवे वीडियो देखते हैं, ये मेरी सोच थी, वीडियो देखते हैं और फिर देखते हैं अभिजीत चावड़ा जी का क्या कहना है। The problem is Xi Jinping and some psychos in top positions of the CCP, Chinese Communist Party. If the Chinese Communist Party reforms and ends hostility towards other countries, then India and China can easily become friends and form an Asian union. Psychos. I think the top leadership of the Chinese Communist Party is... अच्छा, जिन्होंने क्वेश्चन पूछा ना, उन्होंने अपनी तरफ से ही ये प्रेमिसेस या फिर ये कंक्लूजन दे दिया है, और इनका कहना है कि अगर ये हट जाए तो ये मैंने भी यही बात बोली इनिशियली कि हाँ CCP हट जाए, बट जस्ट CCP की भी बात नहीं है, उनकी एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है एज ए कंट्री, वो हटनी पड़ेगी। तिब्बत को उन्हें आज़ाद करना पड़ेगा, अगर मेरे तरफ से माना जाए। मेरी सोच ही है, लोग डिफ़र कर सकते हैं, बट मैं सोचता हूँ कि तिब्बत को आज़ाद होना चाहिए। Extremely realistic. It's very pragmatic, very practical, and they are very logical. They're not psychos. अच्छा, इनका कहना है कि वो प्रैग्मेटिक हैं और वेरी प्रैक्टिकल हैं, साइको नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म में साइको वो नहीं है, ये बात मैं एग्री करता हूँ। शॉर्ट टर्म में वो बहुत प्रैक्टिकल और बहुत लॉजिकल है, ये भी मैं एग्री करता हूँ। लेकिन वो स्मार्ट भी नहीं है। स्मार्ट वो नहीं होता जो शॉर्ट टर्म में अपनी चीज़ों को मनवा ले, और क्योंकि अभी उसके पास पावर है तो वो पंगे लेके किसी और को हरा दे, या क्या कहें, डोमिनेट कर दे, या किसी पे कब्जा कर ले। स्मार्ट है वो, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि वो खुल के हमला भी नहीं करते और पीछे भी नहीं रहते, मुंह से भी बोलते हैं, एक्टिंग भी दिखाते हैं, जैसे अभी ताइवान के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं जेट्स उनके ऊपर एवरीडे। लेकिन
अगर वो सच में स्मार्ट कंट्री होते तो वो एक लॉन्ग टर्म अगले 100 साल के बारे में सोचते कि अगर हम प्रॉस्पेरिटी में रहें तो हमारा ज़्यादा फ़ायदा है, यू नो। और इंडिया या जापान, ये 2 कंट्री उनके नेक्स्ट है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है, इंडिया दुनिया की आज अभी लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक, IMF की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है। वो खुद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन गई USA की हेल्प लेके, उनका टेक चोरी कर करके, और USA की ट्रेड में जिसे कहते हैं कि पूरी पार्टनरशिप कर करके। अगर उनको लगता है कि वो ऐसे बुली करते रहेंगे सारी कंट्रीज़ को और अपनी शर्तें ज़बरदस्ती थोपते रहेंगे और कोई कुछ नहीं करेगा, तो ये उनकी सोच गलत है। एंड ऑफ द डे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, लोग उनसे हर तरीके के संबंध हटा लेंगे और फिर जो उन्होंने तरक्की की है वो वापस पीछे भी चली जाएगी। अगर वो इतने ही स्मार्ट होते तो वो जो उनकी पॉपुलेशन का इतना बड़ा कोलैप्स होने वाला है फ्यूचर में, इसको फोरसी कर लेते हैं। अब वो खुद ही रो रहे हैं कि करो डबल बच्चे पैदा, पैसे देने के लिए तैयार है। डबल मतलब 2 बच्चे पैदा करो। तो इतने भी स्मार्ट नहीं है वो लोग यार। इतने चाइनीज़ लोग, आप चाइना में नहीं रहना चाहोगे एज ए सिटीजन अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास ऑप्शन है वहाँ से निकलने का। And if you look at the history of China, and if you look at the kind of leaders they've had in the past, I think Mr. Xi Jinping is a reasonably well-balanced person. Yeah? All you have to do, the problem is we don't study history, right? We don't study history. Let's go back a few decades and see what kind of leaders they had. See what Mr. Mao Zedong did to his own people. Nearly 100 million deaths in China. And wars with everybody. 100 to 150 million deaths. Straight result of his policies. अबे यार पुलिस आ गई दोबारा से। जब भी यहाँ पे पुलिस क्यों आ जाती है? Yeah. I think Mr. Xi Jinping, if you compare him with Mr. Mao Zedong, is an extremely moderate and well-balanced person. The overall objectives of the Chinese Communist Party have never changed. Their overall objective from day one has always been consistent and the same: to expand in all directions, take over everybody's territory, and become the center of the world. Middle Kingdom, the only nation that matters. Everybody else is irrelevant. That's always been the aim, the dream, the hope of the Chinese Communist Party. Exactly, ये वही कह रहे हैं, एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, कब्जा करना चाहते हैं अपने चारों तरफ, बट ये सस्टेनेबल नहीं है। देखो, डिपेंड करता है आपका गोल क्या है। अगर आपको एक डिस्टोपियन वर्ल्ड बनाना ना, जो बिग ब्रदर 1984 की जॉर्ज ऑरवेल की जो बुक है, अगर आपको वो वर्ल्ड बनाना है तो ठीक है, फिर वो लोग बहुत स्मार्ट हैं, वो लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका एंड गोल ये है कि ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट होनी चाहिए, तो इस तरह से कैसे होगी ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट? So Mr. Xi Jinping is doing the same thing that his predecessors were doing, and right now he has the advantage of a massive economy and a massive military. Because he is a massive military, he's able to pour so much more money into the military. Even if the Chinese are spending the same percentage of the GDP on as India on the military, they are able to have a military budget of maybe $150 billion or maybe $200 billion, somewhere there. क्योंकि बेस बड़ा है. Because their economy is so much more massive. Yes. I don't think these people are psychos. I think if Mr. Xi Jinping falls by the wayside and somebody else comes to power, that person may be even worse, way worse than Mr. Xi Jinping. It is a possibility. Right now, he has kind of lost face. He has been kind of humiliated by the Americans. If he loses his position as the boss, as the supreme leader of the CCP, and somebody else is put in place by the CCP, that person is likely to be much more of a hardliner than Mr. Xi Jinping is. So the CCP is not going to reform. They are not going to end their hostility towards India or other nations. They even covet Russian territory. That claim has never really gone away. Yeah. If you look at the रशिया की फार ईस्ट की सबसे बड़ी सिटी व्लादिवोस्टॉक है, वो कहते हैं कि ये हमारी टेरिटरी है. This region of Manchuria, the Ussuri River and all that, they claim this territory. They have dormant claims to this territory, and those claims will be reactivated. Resurfaced and reactivated, yes, exactly. So the CCP is not going to reform. It is the one thing that gives them legitimacy in the eyes of their public.
in the eyes of 1.4 billion Chinese, that the CCP is the only is going to make us great. It's going to make China number one. It's going to transform China into a superpower, and we will be the most prestigious and greatest people in the world. That is the social contract. That is the promise, and that is why the CCP is in power. The moment they lose their credibility, there's going to be civil war in China. That is a process. It's a cycle you see over. ओके मैं इनसे काइंड ऑफ अग्री करता हूँ और काइंड ऑफ डिसएग्री करता हूँ. देखो, सीसीपी 1949 में पावर में आई है. 2019 में 70 साल हो गए इस बात को. आज 73 ईयर्स हो गए. एजेंडा और नैरेटिव सेट करने का सीसीपी के पास ऑप्शन था. उन्होंने अपनी, जैसे कहते हैं, उन्होंने अपनी पब्लिक को फीड किया है ये चीज़, ये विजन कि हम पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेंगे या हम ग्रेट बन जाएंगे या ये वो. उनकी हिस्ट्री ग्रेट थी, बट वो इस पूरे प्रोसेस को रीसेट कर सकते थे ये सोचते हुए कि हमें भी दुनिया के साथ प्रॉस्पर करना है. हम कोई दुनिया से सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी लोगों के दिमाग में भरने की कोई ज़रूरत नहीं थी. ये सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी उन्होंने भरी है लोगों के दिमाग में एक्टिवली प्रोपेगेंडा करके. एक्टिवली भी छोटा वर्ड है बिल्कुल. इनका बहुत प्राइमरी गोल था ये, और हम ही ये हमको चाहिए और ये हम डिज़र्व करते हैं, और हम सीसीपी एज ए ग्रुप ये प्रोवाइड कर पाएंगे. तो जिस मॉन्स्टर की वजह से लाइक जिस चीज़ की वजह से वो इस मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गए हैं, वो चीज़ उनकी ही क्रिएशन थी. पावर की लेजिटिमेसी लेने के लिए, लोगों का सपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि उन्होंने आउस्ट की थी पहले वाली गवर्नमेंट कोमिंटांग की. तो ये इनकी ही प्रॉब्लम है. ये कोई, मैं बस ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि ऐसा साउंड ना हो इनकी भी मजबूरी है ये करना. नहीं नहीं नहीं, बहुत ही प्लान्ड और केयरफुल तरीके से इसे किया गया है. Over again in Chinese history, the dynastic cycles. और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोग कोई स्मार्ट नहीं है. ये लोग शॉर्ट टर्म में स्मार्ट हैं, टैक्टिकली स्मार्ट हैं, बट लॉन्ग टर्म में कि 100 साल बाद क्या होगा अगर हम आज ये करेंगे, इसका इनको कोई आइडिया नहीं होता, या ये सोचते भी नहीं है शायद. ये इतने बंद दिमाग वाले लोग हैं जो इतना शॉर्ट टर्म देख पाते हैं. यार इनके एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल है कि कैसे इन्होंने ब्लंडर आफ्टर ब्लंडर किया है. इन्होंने पॉपुलेशन कोलैप्स कर ली अपनी. अभी आप देखो क्या होता है अगले कपल ऑफ डेकेड्स में. ठीक है, इन्होंने अपने एनवायरनमेंट को बुरी तरीके से मैसअप कर दिया. वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहता, बट मैसअप वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, समझ जाओ. ठीक है, इन्होंने 100 मिलियन लोग ऐसे ही मरवा दिया. जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जो इन्होंने चिड़ियाँ, 3 पेस्ट जो थे, रोडेंट और चिड़िया और ये वो मरवा के इन्होंने जो स्पेशली चिड़िया, बीज, कहीं मैं पढ़ रहा था, आई थिंक ये जो रोगन के शो पे देख रहा था कोई, आई डोंट रिमेंबर. इन्होंने बीज मरवा दी इतनी बुरी तरीके से अपनी कंट्री में. और बीज ना पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी होती हैं प्लांट के ग्रोथ के लिए. जो वो एक अर्क लेके एक फूल से दूसरी जगह जाती है, ऐसे बैठती है, उससे पॉलिनेशन होता है प्लांट्स में. अभी भी आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता है चाइना में आज के टाइम पे. 50 साल पहले के किए गए ब्लंडर्स का आज भी भुगतान दे रहे हैं. तो यस, ये शॉर्ट टर्म में जुगाड़ लगाने में तेज़ है, चोरी करने में तेज़ है अमेरिकन टेक्नोलॉजी या वेस्ट की टेक्नोलॉजी. लेकिन जब एक एक सिविलाइजेशन ग्रो करने वाली बात आती है, इन्होंने अपनी खुद की सिविलाइजेशन ग्राउंड से पूरी की पूरी मिटा दी यार. चाइनीज सिविलाइजेशन को इन्होंने कल्चरल रिवॉल्यूशन के नाम पे पूरा जेनोसाइड किया है उसका. The CCP is just one dynasty. So we need to be realistic. The CCP is not going to reform. If they start reforming and becoming more moderate, they will lose credibility in the eyes of their own people, and that will lead to their downfall. They cannot afford that to happen. Chinese civil wars are never pretty. They are extraordinarily massive, messy, and bloody. Civil war pretty hoti hai. India needs to be extremely realistic and hard-nosed. There is no possibility of China ending its hostility towards India. There is no possibility of having a friendly Asian Union. There could be cooperation between India and China if India rises rapidly in the next 10 years and becomes a significant economy and a significant military power. The Chinese will have no option but to grudgingly shake hands with India and cooperate on a variety of matters. But the overall objective, long-term objective, will still be the same: to destroy India and become number one. So I have said in the past, there is a possibility in the future of cooperation between India and China. I have not said there will be friendship and warmth. There will be issue-based cooperation, which already exists between India and China. But always remember, the objective of the Chinese Communist Party is
to make China the sole superpower in the world. And a strong India, united India, does not figure in their future envisioned world order. All right, so that's the deal. एग्जैक्टली इन्होंने बहुत सही तरीके से डिफ़ाइन किया है, क्योंकि उन्होंने नैरेटिव ऐसा सेट कर दिया अपनी आइडियोलॉजिकल शराब पिला पिला के अपनी जनता को ऐसा हाई किया हुआ है उस चीज़ के ऊपर कि अगर अब वो डायल बैक करना भी चाहें जो इनका एग्रेशन है उसके ऊपर, तो जनता इनके अगेंस्ट हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनके तो ये अपनी पावर तो कोई देने नहीं वाले, और जब तक ये है पावर में तब तक कुछ होने नहीं वाला। इंडिया और चाइना के, जैसे कि इन्होंने एक्सप्लेन किया, इनके विजन में ही नहीं सेट बैठता इंडिया का पावरफुल होना, तो दोस्ती होगी ही नहीं। इन्होंने कहा अगर कल को इंडिया बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली पावरफुल हो जाता है तो इशू बेस्ड कोऑपरेशन हो सकता है। इशू बेस्ड कोऑपरेशन, हाँ, बहुत ही लिमिटेड एरिया में, लेकिन जिसे कहते हैं वो हर वक्त चाकू लेके पीछे खड़े रहेंगे। और आई डोंट नो क्यों इंडियन गवर्नमेंट में आई थिंक रिसेंटली कुछ दिनों में कुछ चेंजेस नज़र आए हैं। अदरवाइज आई डोंट नो गवर्नमेंट किस रोज़ी पिक्चर में है, या हमारी जो सोच, जो लोग सोचते हैं, जो लोग डिसीजन मेकिंग में, वो किस रोज़ी पिक्चर में है कि इंडिया चाइना की जो ब्रदरहुड है, जैसे कि, और लाइक लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसका मतलब यस उन्हें एक्सपेक्टेशन है, तो यानी कि गवर्नमेंट में भी ऐसे लोग होंगे। वो हमको बुली करते ही जा रहे हैं नॉन स्टॉप, और हम फिर भी ऐसी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो ये हमारी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है। वो अपना काम अपने हिसाब से कर रहे हैं। ये पता लगे कि वो जो कर रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म में नुकसान उनको ही होगा, लेकिन हमें दूसरा बंदा बेवकूफ़ है तो हमें ये नहीं कि उसको बेवकूफ़ी करते रहने देनी चाहिए। तो यस, मैं अग्री करता हूँ इनके फाइनल एनालिसिस के साथ टोटली। होपफुली कुछ काम की बात हुई होगी आज। देखने के लिए थैंक यू।